नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन के इस बेहद जरूरी शो में। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटल बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने प्रॉपर्टी की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार ने अब इस बिल पर लोगों की राय भी मांगी है। नया कानून 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जगह लेगा। इस बिल की खास बातें क्या है, इससे क्या बदलने वाला है और क्यों ये जरूरी हो जाता है, हम आज के शो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का क्या मकसद है। पुराने कानून की अगर बात की जाए तो उसमें क्या क्या सीमाएं थी, इस बारे पर भी बात होगी। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा रहेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अनिवार्य होंगे। इससे पहले कि हम बिल की तकनीकी बातों पर चर्चा करें, उससे पहले नजर डालते हैं कि कैसे ये बदलाव जो है आपके जीवन को आसान बना सकते हैं। दिल्ली के अजय वर्मा कई सालों से अपने परिवार के लिए नया घर खरीदने का सपना देख रहे थे। जब उन्होंने एक प्रॉपर्टी पसंद की और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की तो उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। हर बार नए दस्तावेज की मांग, लाइन में लंबा इंतजार, रजिस्ट्री ऑफिस में रिश्वत घूस भी देनी पड़ी। तब जाकर घर का सपना कहीं पूरा हुआ। अब केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इससे लोगों को अजय की तरह परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। नया बिल पास होने के बाद दस्तावेजों की ऑनलाइन अपलोडिंग और आवेदन से रजिस्ट्रेशन घर बैठे हो सकेगा। इससे अजय जैसे लोग निश्चिंत होकर प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। तो देखा आपने कि कैसे ये बिल आपकी जिंदगी जो है वो आसान बना सकता है। और इस मुद्दे पर गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट जे मोजोरिया जुड़ रहे हैं। जे के बारे में मैं आपको बता देती हूं कि जे जो है वो नेशनल चेयरमैन है नेरेटको नेक्स्ट जेन के। इसके अलावा इसके साथ ही ये व्रज ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। तो जे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, हमारे तमाम दर्शक आज सबसे पहले तो यही समझना चाहते हैं और मेरा पहला सवाल भी यही है कि ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 जो है वो पुराने कानून से अलग कैसे है, क्या क्या चीजें जो है इसमें अलग हो सकती हैं? पल्लवी जी, ये एक कंप्लीट डिजिटल शिफ्ट है। 1908 के जो मैनुअल सिस्टम था उनकी जगह पे सब कुछ ही डिजिटल होने वाला है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने वाला है एंड एक टाइम बाउंड मैनर पे सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ ही ऑनलाइन होगा, जिससे ह्यूमन एरर और जो एक मैनिपुलेशन समहाउ कोई स्टेट में होता था वो कम होएगा। और एक ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारे प्रधानमंत्री का एक काफी सालों से सपना रहा है, उसमें एक ये एड ऑन रहेगा कि सब कुछ ही ट्रांसपेरेंट इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पूरी ट्रांसपेरेंट जो है वो करना चाहते हैं। ये एक नज़रिया जो है वो बहुत बड़ा है। ट्रांसपेरेंसी होनी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगी, चूँकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, चूँकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगी, तो क्या क्या चुनौतियाँ आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि हो सकती है सामने आए कि भाई ये दिक्कत आ सकती है, वो आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ऐसे में? तो जैसे कि मेट्रोज में और जो बड़े सिटीज है वहां पर इनकी तकलीफें कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। रूरल एरिया जहां पर छोटे टाउन है या छोटे गांव है जहां पर इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी कम है, वहां पर थोड़ी दिक्कतें इनिशियली आ सकती है। कुछ लोगों को अभी भी वो पुराने तरीके से काम करने की आदत है, सो अडॉप्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि साइबर सिक्योरिटी को लेके थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना होगा। बट ओवरऑल डायरेक्शन हम देखने जाए तो वो सही लग रहा है मुझे। विद टाइम मतलब एडोप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेके।
ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट जो मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट्स जो मिलेंगे वो कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? क्योंकि अभी तो क्या होता है कि घर की रजिस्ट्री जो होती है वो अपने आप में संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है कई बार साबित हो जाती है कि इसका खास ख्याल रखा जाता है, उसे संभाल के जो है रखा जाता है। बहुत से लोग बैंक लॉकर्स वगैरह में भी रखते हैं। अब अगर डिजिटल सर्टिफिकेट इशू होंगे तो उससे कितना फ़ायदा होगा? और छोटे शहरों में, जहाँ पे अभी आपने भी बात की थी कि थोड़ी बहुत जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो छोटे शहरों में भी आ सकते हैं, तो छोटे शहरों में जहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता, वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट जब होंगी तो कितना फ़ायदा आपको दिख रहा है? पहले तो डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये टेम्पर्ड प्रूफ होंगे, और रियल टाइम वेरिफिकेशन उसका पॉसिबल होगा, और फ्रॉड काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेस फास्ट होगा। दूसरा, मुझे लगता है बैंक से लोन लेने में बहुत ईज़ रहेगा। बैंक को बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं करनी पड़ेगी, जो बहुत मैन्युअल वे में बैंकर्स को वेरीफाई करना पड़ता है सब कुछ। और समहाउ लगता है ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए भी एक बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सारा डेटा, जो पुराना डेटा है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें वो लोग क्रॉस चेक कर पाएंगे अपने आप ही। एक बायर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है इससे। आपने कहा बायर का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, फ्रॉड जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्या लग रहा है कि अगर ये सिस्टम जो है पूरा लागू हो जाता है, जो अभी तक प्रॉपर्टी को लेके कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रॉपर्टी के जो है वो 4-4 दावेदार होते हैं, इस तरह के विवादों के डिस्प्यूट्स की संख्या जो है वो कम हो जाएगी? डेफिनेटली, जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा और ट्रेसेबल होगा तो ओनरशिप रिलेटेड इश्यूज कम ही हो जाएंगे, और हर स्टेप का एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जैसे मैंने बताया। कोर्ट केसेस इससे काफी कम हो जाएंगे, जो 2 बार सेल होती है। वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मुंबई, एनसीआर वगैरह में हुए हैं, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में तो ऐसे सिचुएशन मिलेंगे नहीं। आज से ये बिल इम्प्लीमेंट होने के 2, 4, 5 साल बाद सब कुछ ही, जब जब तक ये डिजिटल हो जाएगा, फिर ऐसे इंसिडेंट्स नहीं दिखेंगे, और उसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड कोर्ट केसेस भी कम होंगे, ऐसा लगता है हमें। ठीक है, तो कोर्ट केसेस कम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो है वो कम हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक बेहतर सिस्टम जो है लग रहा है कि लागू होने वाला है। खैर, इस बीच में हमारे बहुत से दर्शकों के हमारे पास भी सवाल आ रहे हैं, तो कुछ हम सर सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो वाराणसी से शिवानी सिंह का आया है। ये जानना चाहती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा जो है केवल बड़े शहरों में होगी या फिर हर जगह पर जो है ये सुविधा मिलेगी? इनिशियली अर्बन रोल आउट करेंगे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का एंड गोल तो यही है कि पूरे इंडिया में ये लागू होए, हर एक छोटे से छोटे गांव तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेबल होए। ठीक है, तो पूरे के पूरे इंडिया में जो है लागू करना चाहते हैं, लेकिन इनिशियली हो सकता है कि अर्बन एरिया से जो है इसे लागू किया जाए। धीरे धीरे जैसे इसकी अडेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, उसके बाद जो है बाकी के एरियाज़ को कवर किया जाएगा, ऐसा फिलहाल दिख रहा है। अगला सवाल जो है वो मुंबई से कविता मेहरा का है, और इसी बारे में हम सर चर्चा भी कर रहे थे कि ऑनलाइन सिस्टम से जो है धोखाधड़ी की आशंका जो है वो खत्म हो जाएगी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक ये कम हो जाएगा। काफी चीजें कंट्रोल में रहेगी, और जब सिस्टम बेस्ड चेक्स रहेंगे तो फ्रॉड के पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि डिजिटल फ्रॉड्स भी होते हैं, उनके लिए अगर प्रॉपर सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर बैकअप सिस्टम है फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए, तो आई थिंक ये जीरो भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। बट जो मैन्युअल हो रहा है उनसे तो 100% काफी हद तक कम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो फ्रॉड्स जो है वो भी कम हो सकते हैं। अच्छी बात है कि ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अब तक जितने भी फ्रॉड्स हो रहे थे प्रॉपर्टी को लेके, और जैसा कि अभी सर ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कई बार ऐसा होता था कि एक ही प्लॉट की या एक ही फ्लैट की 2-2 डील्स जो है वो हो जाती थी, तो इस तरीके के केसेस में भी जो है वो कमी आ सकती है। खैर, अगला सवाल जो है वो पटना से अभिषेक तिवारी का है, और वो जानना चाहते हैं कि क्या इस बिल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी भी खत्म हो जाएगी? तो ऑनलाइन होने से सारी मतलब अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो आपको लेनी है, आज भी जो इंडिया के डेवलप स्टेट्स है वहां पर भी 5 दिन 10 दिन तक रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ये अपॉइंटमेंट पूरी ऑनलाइन हो जाएगी। पेपर वर्क और जो वेटिंग पीरियड है वो काफी हद तक कम हो जाएगा,
और डॉक्यूमेंट इनिशिएट किया, जैसे कि आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हो और उनके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास विंडो होता है कि इतने टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो काफी टाइम रजिस्ट्रार टाइम नहीं दे पाते हैं, उनकी वजह से वो डिले होता रहता है। ऐसे टाइप के डिले काफी कम हो जाएंगे ऑनलाइन सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो इस तरह के डिले जो है वो काफ़ी कम हो सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम जो है कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए जो है वो साबित होगा, ऐसा लग रहा है। खैर सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ हमारे सहयोगी जो है वो अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपको ये बताएंगे कि पुराना सिस्टम और जो अब प्रपोज न्यू सिस्टम है, आखिरकार इन दोनों में क्या क्या अंतर है और क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो ये प्रपोज न्यू सिस्टम है वो आपकी बेहतरी के लिए रहेगा, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ेगी। तो अभिषेक आपको दोनों के बीच में जो है ना वो अंतर समझाने वाले, तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। नए रजिस्ट्रेशन बिल से लोगों को काफ़ी वाकई में सहूलियत होगी, लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पुराने सिस्टम में और नए सिस्टम जो अभी बिल के रूप में है उसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो चलिए एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर हम कुछ ग्राफिक्स लेके आते हैं जिसके ज़रिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो पुराने सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता था, जिसमें कि आपका टाइम, एनर्जी और पैसा बहुत सारा इसमें वेस्ट होता था। लेकिन अब नए सिस्टम में घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका पॉसिबल हो सकेगा। बहुत देर नहीं लगेगी इसमें, विद स्नैप ऑफ ए क्लिक बहुत जल्दी आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहीं दस्तावेज खुद जाकर देने होते थे पहले पुराने सिस्टम में, लेकिन अब जो होंगे वो दस्तावेज जो होंगे वो ऑनलाइन ही आप दे सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार की जो आशंका थी पहले होती थी, यानी कि आपको घूसखोरी भी देनी पड़ती थी और पैसे लोगों को देने पड़ते थे अपने काम करवाने के लिए। लेकिन जो नया प्रोसेस होगा वो पूरी तरह से जब ऑनलाइन हो जाएगा तो उसमें एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा और प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा इसका। दस्तावेज की हार्ड कॉपी और मैनुअल सर्टिफिकेट मिलते थे पहले आपको पुराने सिस्टम में, और अब जो होगा वो डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल रिकॉर्ड होगा, यानी कि डिजिटली जब ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी तो आपको सारी चीज़ें डिजिटल ही अवेलेबल होंगी। अगले स्लाइड में चलते हैं तो फिर इसमें बताते हैं कि दस्तावेज की कमी होने से रजिस्ट्रेशन पहले टलता रहता था, महीनों सालों तक ये सिस्टम होता था। लेकिन अब एक बार में ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन से पूरा प्रोसेस जो होगा वो एक तरह से पूरी तरह से आसान हो जाएगा। वहीं केवल कुछ दस्तावेजों का ही सेल सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता था, लेकिन अब जो होगा वो पावर ऑफ अटर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिक डिफरेंस हैं, एक तरह से बताएंगे आपको, जो बताते हैं कि पुराने सिस्टम में और जो नया सिस्टम जो अभी लागू होगा उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने बहुत अच्छे से जो है स्पष्ट तरीके से हमें ये समझा दिया है कि पुराना सिस्टम क्या था, नया सिस्टम क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। और अब आपके सामने ये पूरी तस्वीर साफ हो गई है कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि नया सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया होने से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो पारदर्शी हो जाएंगी। वहाँ पर अभी तक जितनी भी आप परेशानियाँ झेल रहे थे कि भाई डिले जो है बहुत ज़्यादा रहता था, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, डिले हो रहा है, कभी आपको पैसे के चक्कर में जो है लटकाया जाता था, तो ये सारी चीज़ों से जो है ऐसा लग रहा है कि अब हमें जल्द ही निजात जो है वो मिल जाएगा। खैर इस बीच में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, जय मोजरिया जो कि नेशनल चेयरमैन है नेरेटको नेक्स्ट जेन के, और इसके अलावा ब्रज ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। तो जय, मैं आपके पास एक बार फिर से वापस आना चाहूंगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी हमने देखा कि जैसा कि अभिषेक ने अभी बताया था कि पहले क्या होता था कि केवल कुछ चीज़ों का रजिस्ट्रेशन जो होता था वो अनिवार्य होता था, लेकिन अब आने वाले वक्त में जो है वो ये तस्वीर बदल जाएगी। पावर ऑफ अटर्नी हो या फिर अग्रीमेंट टू सेल हो, सेल सर्टिफिकेट हो, ये सब चीज़ों का रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में प्रक्रिया ये सारी जो है आसान होने वाली है, या हम चीज़ों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? क्योंकि पहले अभी तक जो हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स कुछ ही हमें रजिस्टर कराने पड़ते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर लग रहा है कि ज़्यादा चीज़ें जो हमें रजिस्टर करानी पड़ेंगी। जैसे बात करें, आप बराबर बोल रहे हो, बहुत सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन आज भी कंपलसरी बहुत चीज़ों को लेकर नहीं है, जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी हो गया या लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वहां पर आप नोटरी कराते हो डॉक्यूमेंट को। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी है, जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। सो नॉन रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस इतना होगा, एनीवेज आप वो डॉक्यूमेंट नोटरी कराते थे, रजिस्ट्रेशन होने से उसको एक ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ जाएगी आपकी। सो इनिशियली कुछ जहां पर कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, उन लोग को थोड़ा एडॉप्शन में तकलीफ होगा,
कि अभी एक प्रोसेस क्यों बढ़ा दिया, कंपलसरी क्यों कर दिया रजिस्ट्रेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट देखे तो उनसे डिस्प्यूट्स कम होंगे और ट्रांसपेरेंसी पूरी सिस्टम में, पूरी इंडस्ट्री में बहुत आएगी, ऐसा मानना है मेरा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो और ज़्यादा जो है आ सकती है। लेकिन उसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे इसमें स्टेप्स हैं जो न्यू सिस्टम के थ्रू आएंगे, जो हमारे लिए बेटरमेंट जो है वो लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम को जो है पहले से बेहतर कर देंगे? क्योंकि अभी भी अगर मैं देखूं तो रजिस्ट्री कराना आज भी जो है वो बहुत से लोगों को एक बहुत बड़ा सिरदर्द लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेपर वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रहती है, इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा बहुत से आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये वन स्टेप सिस्टम हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी हम कहीं ना कहीं आपको लग रहा है थोड़े बहुत जूझते हुए नजर आ सकते हैं कि कहीं पे बहुत सारे हमें जो है पेपर्स देने पड़ेंगे, वहां पे ऑनलाइन सबमिशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको लग रहा है कि ये स्मूथ सिस्टम होगा या थोड़ा इनिशियली जो है कुछ स्ट्रगल्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं? जैसे हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो सिंगापुर, दुबई जैसी कंट्रीज ने ये सिस्टम ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, जहां पर वो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम इनको बोलते हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। 100% उनको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, लोकल कस्टमाइजेशन 100% जरूरी होगा। और बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे आज मेट्रोज में हम देखें तो रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मुंबई में स्पेशली ज्यादा चल रहा है। तो वहां पर जो एनआरआईज है, जो जिनके यहाँ पर घर है बट यहाँ पर रहते नहीं है, सो वो अपना फ्लैट बेच नहीं रहे, खाली रीडेवलपमेंट के लिए कोई डेवलपर को या कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे। उनके लिए भी सारी प्रोसेस के लिए आइदर उनको एम्बेसी में जाना पड़ता है, वहां पर लोकल जो उनकी इंडियन एम्बेसी है वहां पर जाना पड़ता है, या फिर पूरी प्रोसेस इंडिया आके स्पेशली कराना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन हो जाने से सारी वो पावर ऑफ अटर्नी है या उनका जो PAAA एग्रीमेंट हम बोलते हैं, परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। सो एक मतलब ईज हो जाएगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सारी कंट्रीज, और इंडिया जैसे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट के हिसाब से। जी, बन चुके सो हैं। उसमें ईज होना बहुत जरूरी है, तो ही बिजनेस ग्रो कर पाएंगे, लोग ग्रो कर पाएंगे। एंड हम दूसरा हमारे लिए प्लस पॉइंट एक देखें तो हम इंडिया पूरे पूरे वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है। जी। तो वो लोग इजीली एडॉप्ट कर पाएंगे ये सिस्टम को, और इजीली इंप्लीमेंट कर पाएगी गवर्नमेंट भी पब्लिक के सपोर्ट से। ठीक है, तो आपने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जैसे अब फोकस था अभी तक सरकार का, अब इस पे भी फोकस आ गया कि इसमें भी जो है ईज रहे सबके लिए, जितने भी इन्वेस्टर्स भी हैं या जो घर खरीदने का, अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं। खैर, अगर लेकिन मैं बात करूं, आपने चूंकि सिंगापुर का एग्जाम्पल लिया तो मैं समझना आपसे ये चाहती हूँ कि ये ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 जो है ये दूसरे देशों के मुकाबले कैसे काम करेगा? वहाँ पे जो है आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे क्या प्रोकॉन्स हैं इस सारे सिस्टम में, जो हमारे यहाँ पर सिस्टम में जो है वो किस तरीके से ये चीजें काम कर सकती है? थोड़ा आप हमें समझाइए। जैसे समझो जो एनआरआईज है, जो इंडिया में नहीं रहते हैं और उनको घर खरीदना है, तो आइडियली उनको यहाँ पर आना पड़ता है, वो फिजिकली यूनिट देखते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी उनको आना पड़ रहा है। तो ओवरऑल आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी देखो तो वो डिजिटल मोड पे जा रही है। जैसे जितने भी जो टॉप मोस्ट डेवलपर या जो अच्छे डेवलपर्स है, उनका डिजिटल प्रेजेंस एनीवेज फ्लैट को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, यूनिट को लेके डिजिटल प्रेजेंस अच्छा है। सो काफी बार होम बायर वो डिसीजन तो ऑनलाइन ले लेता है कि मुझे यही प्रोजेक्ट में घर चाहिए, यही यूनिट चाहिए, लेकिन फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। और ये फैसिलिटीज बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी है। जैसे हम सिंगापुर की बात करें या दुबई की बात करें, तो आप यहाँ पर रह के भी वहां पर घर खरीद सकते हो। तो ये फैसिलिटी फ्यूचर में इंडिया में भी लोगों के पास होगी। उनको यहाँ पर फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, उनको अपना फंड ट्रांसफर करना है रेरा के नॉर्म्स के हिसाब से, और वो रजिस्ट्रेशन भी वहां बैठे बैठे कर सकते हैं, आइदर थ्रू पावर ऑफ अटर्नी और आइदर डायरेक्टली एग्रीमेंट टू सेल कर पाएंगे। बोलते हैं ना, जो कंपटीशन का टाइम है, तो सारी कंट्रीज से मतलब सेम पेज पे हमें रहना पड़ेगा अगर हमें 20 इयर्स 30 इयर्स में नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी बनना है तो। ठीक है, तो एनआरआईज के लिए जो है वो काफ़ी सारी दिक्कतें जो है वो हल हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आम व्यक्ति की, आम नागरिकों की, या फिर छोटे जो कारोबारी हैं उनकी, तो उनके लिए आपको क्या लग रहा है कि उनकी कितनी मुश्किलें जो है इससे हल हो जाएंगी? वो स्मॉल बिजनेसमैन देखे या स्मॉल सिटीज के डेवलपर देखे या स्मॉल टाइम डेवलपर्स देखे, तो उन पे थोड़ी एजेंट डिपेंडेंसी है, वो लॉन्ग रन में कम होगी।
ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जिससे छोटे बिजनेसमैन है और मिडिल क्लास जो है उनको भी काफी ईज होगा। उनको एजेंट के पास नहीं जाना है, एक सिंपल प्रोसेस होगा, एसओपी बनी होगी, उनके बेसिस पे वो विदाउट एजेंट भी अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए और आम जनता जो मिडिल क्लास पब्लिक है उनको भी बेनिफिट होगा। डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्ट से। ठीक है, और ग्रामीण इलाकों की अगर बात करा जाए तो वहां पर कितनी इजीली अडेप्ट कर पाएंगे, या फिर आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वहां पर आ सकते हैं? थोड़ी अवेयरनेस एंड लाइक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी ग्रामीण वहां पर। और जैसे हम गवर्नमेंट चलाती है कॉमन सर्विस सेंटर, जो CSC सेंटर्स हम बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी चलाती है। फिर पंचायत डेस्क, हेल्प डेस्क जो चलाती है, उनको अगर साथ में लेंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, तो वहां पर भी ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाएगा। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने आधार जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तभी हमने देखा था कि बहुत इजीली वो इम्प्लीमेंट हो पाया इंडिया में। सो सिमिलर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो छोटे टाउन में, रूरल एरिया में भी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए लेकिन थोड़ा सा जो है ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट को भी काम करना होगा, तभी ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से हो पाएंगी। खैर, इस बीच में हमारे और भी दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं, तो कुछ और सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। एक सवाल हमारे पास यूट्यूब के जरिए आया है अमित विज का। ये कह रहे हैं कि घर का अग्रीमेंट टू सेल जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उसकी वैलिडिटी जो है वो कब तक की रहेगी? अगर हम लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो 3 इयर्स तक ये वैलिड होता है। और अगर एग्रीमेंट टू सेल में अगर कुछ डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई है तो वो टर्म जहां पर खत्म हो रही है तब तक ये वैलिड होता है। और डॉक्यूमेंट जब रजिस्टर्ड है, जैसे हम देख रहे हैं कि एग्रीमेंट टू सेल बहुत सारे स्टेट्स में आज भी रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चलाते हैं। जी। तो अगर नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की बात करें तो एनफोर्सेबिलिटी में डिफरेंस रहता है। अगर समझो लिटिगेशन होता है, कोर्ट में जाना होता है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर जो है आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके अंदर जो भी टाइम पीरियड लिखा है उस हिसाब से जो है चीज़ें चलेंगी। खैर, अगला एक और सवाल जो है हमारे पास यूट्यूब के ज़रिए ही आया है किरण ज्योति का। ये कह रही हैं कि गाज़ियाबाद में बिल्डर फ्लोर खरीदने से पहले कौन कौन से जो है वो कागज़ जांचने चाहिए। तो बिल्डर फ्लोर अगर खरीद रही हैं ये, तो आप इनको क्या सलाह देंगे किरण जी को? क्योंकि बहुत से मुझे लगता है पेपर वर्क जो होते हैं वहाँ पर चेक करना होता है कि एक तो सबसे पहले तो प्लॉट का भी हो जाता है, फिर वहाँ पर जितने भी उनको परमिशंस वगैरह चाहिए, ये सारे कौन कौन से पेपर्स जो है इनको चेक करने चाहिए सर? तो बेसिक अगर देखें तो रेरा रजिस्ट्रेशन आज के दिन में चेक करना, रेरा का पूरा पोर्टल का, पूरी वेबसाइट का, हर एक डॉक्यूमेंट का एक्सेस लेके उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेरा के अलावा टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट का डिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर समझो ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है तो उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट कुछ स्टेट्स में बोलते हैं, वो चेक करना जरूरी है। या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उनका जो अप्रूव्ड प्लान है, लोकल अथॉरिटी ने जो प्लान अप्रूव किया है, वो प्लान के हिसाब से जगह पे फ्लैट या ऑफिस बना हुआ है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। और वो प्लान की वैलिडिटी क्या है, वो देखना जरूरी है। और डेवलपर से ये खरीद रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उनकी टाइटल या उनकी जो भी पावर ऑफ अटर्नी, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने इम्प्लीमेंट मतलब एग्जीक्यूट किया है, वो वैलिड है कि नहीं, वो टर्मिनेट हुआ है कि नहीं, वो चेक करना जरूरी है। तो ये 4-5 चेकलिस्ट है जो हर एक होम बायर को, हर एक परचेजर को कंपलसरी देखना चाहिए। नॉर्मली होम बायर्स ये करते हैं कि जो डेवलपर देता है उनको क्रॉस चेक कम कराते हैं, तो उनको लीगल हेल्प कोई एडवोकेट को हायर करके ये सारी चीजों की ड्यू डिलिजेंस 100% करानी चाहिए। क्योंकि आज जब घर खरीदते हो आप, तो आपका मेजर लाइफ सेविंग आप उसमें डालते हो, और वो अगर आपकी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो आप दूसरी बार शायद से घर खरीद नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रख के ही आगे डिसीजन लेना चाहिए घर खरीदने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी आपसे समझना चाहूँगी। चूंकि इन्होंने कहा है कि बिल्डर फ्लोर खरीदने जा रही हैं, तो बिल्डर फ्लोर में अगर मान लीजिए 8 यूनिट से कम है तो वो तो रेरा के अंडर नहीं आएगा। तो ऐसे में फिर सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे प्रोजेक्ट्स देखने जाए तो 8 यूनिट से कम वाले बहुत कम प्रोजेक्ट्स है। अगर आप फिर भी उसमें घर खरीदना प्रेफर करते हो तो आप डेवलपर से, बिल्डर से 100% डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हो उनके, और उसका ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर कराने के बाद ही आपको घर खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो
जितना ईज नहीं होगा रेरा में, जितना इजीली आपको डॉक्यूमेंट्स मिल पाएगा उतना इजीली नहीं मिल पाएगा। बट आप अगर आपका लीगल टीम, आपका लीगल एडवाइजर उसमें सेटिस्फाई हो रहा है, देन ही आपको वो यूनिट परचेज करने के लिए आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर रेरा के अंडर नहीं है, 8 यूनिट से कम है या 500 वर्ग मीटर से कम है, तो फिर ऐसे आप कर सकती हैं कि आप बिल्डर से जो है वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। किसी एडवोकेट से जो है वो उसका ड्यू डिलिजेंस जो है चेक करा सकती हैं, उसको पूरा क्रॉस चेक ज़रूर अच्छे से करिएगा और उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। क्योंकि जैसा कि बताया कि हम जो है जब घर खरीदते हैं तो केवल सिर्फ पैसा दे के घर नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो उस घर में लगा देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसके बाद शायद हम दोबारा घर नहीं खरीद पाते हैं, दूसरा घर नहीं खरीद पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थोड़े से पेशेंस लेवल के साथ जो है आप आगे बढ़े। पहले पूरी सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करवाएं, ये जांच करवाएं कि आप जो भी कागज़ देख रहे हैं वो वाकई ठीक है या नहीं है, और उसके बाद ही घर खरीदने का आप फैसला लीजिए। एक अगला सवाल जो है वो भी हमारे पास यूट्यूब के ज़रिए आया है ज्योति त्रिपाठी का। ये कह रही है कि अगर एडवांस देकर पार्टी जो है वो बाकी का पैसा नहीं दे रही है तो ऐसे में क्या हम कर सकते हैं? ऐसे में क्या हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ज़मीन बेच सकते हैं? तो ऐसे केस में एग्रीमेंट में क्या क्लोजेस लिखे हैं उनके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। काफी एग्रीमेंट्स में उसमें इंटरेस्ट क्लोज लिखा होता है, काफी एग्रीमेंट्स में एग्रीमेंट टर्मिनेट करने का क्लोज लिखा होता है। सो जो भी टर्मिनेशन या इंटरेस्ट डिमांड करने से पहले एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है उनके बेसिस के ऊपर, अगर टाइम बाउंड पेमेंट नहीं मिल रहा है तो। और उनके बाद भी अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आप 100% कर सकते हो और दूसरे परचेजर को बेच ही सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है, उनके बेसिस पे लीगल एडवाइस लेके ही आपको रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है ज्योति जी को। ठीक है, तो ज्योति जी आप पहले ये देखिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो क्या लिखा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आपको लीगल एडवाइस जो है वो लेनी चाहिए और उसके बाद ही अपना कोई कदम जो है वो उठाना चाहिए। खैर, हम चूँकि अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके, तो जय जी मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। हम चूँकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो आज जब हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन की बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर भी आ जाता है। डर इसलिए आ जाता है कि मेरी प्राइवेसी बनी रहेगी नहीं रहेगी, मेरा डेटा जो है वो कितना सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर क्या क्या कदम उठाने जरूरी हो जाएंगे? डेटा सिक्योरिटी ये पूरे बिल में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज पूरी सिस्टम का फाउंडेशन ही वही है, आपका डेटा, सिक्योर सर्वर्स एंड ऑडिट ट्रेल्स एंड यूजर। अगर ऑथेंटिकेशन क्रिटिकल, मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन बहुत क्रिटिकल रोल इसमें प्ले करेगा। एंड आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें साइबर लॉ और ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म पे भी इस पे काम करना होगा और साथ साथ वो उनको एस्टेब्लिश भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल उन्होंने पास कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया और सारी चीजें बहुत इजीली चली जाएगी। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और ये सारी चीजें उनको स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी और बेस प्रॉपर स्ट्रॉन्ग करके फिर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वरना जो ईज के लिए हम काम करने जा रहे हैं वो शायद से अगेंस्ट भी जा सकता है अगर फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। ये मेरा मानना है। यानी कि माना जाए कि शुरुआती दिनों में जो है हम देख सकते हैं कि कुछ चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इनिशियली पायलट रन ही स्टार्ट करेगा, 1, 2 या 3 सिटी से इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे और इनमें जो दिक्कतें आएगी उनको रिजोल्व करने के बाद ही पैन इंडिया पे या बड़े स्केल पे इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आखिर में बस मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी। हमने ये देखा था जब रेरा लागू हुआ था, रेरा को लेकर बहुत सारी रिजर्वेशंस भी लोगों के बीच में रही थी कि पता नहीं कितना काम का साबित होगा, कैसे जो है ये बिल्डर्स पर, डेवलपर्स पर नकेल कस पाएगा, बायर्स के हित में जो है वो कितना बड़ा कदम साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि रेरा ने जो अल्टीमेट मोटिव के साथ रेरा को लाया गया था उसमें काफ़ी हद तक जो है सफल हो गया है। अब आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनल राय क्या है कि ये जो डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर आया जा रहा है, ये जो इसके पीछे मोटिव जो है वो मेनली क्या है कि पारदर्शिता को लाना, ताकि जो अभी तक चीज़ें जो है जो सिस्टम में फेलियर्स हम देख रहे थे वो ना हो? तो आपको लगता है कि वाकई जो है ये एक कारगर कदम साबित होगा? तो अगर हम रेरा की बात करें, जब 2017 में रेरा इम्प्लीमेंट हुआ, आप सही बोल रहे हो, बहुत सारे पर्टिकुलर स्टेट से ऑब्जेक्शंस आए थे कि रेरा इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए।
बट जितने भी ट्रांसपेरेंट बिजनेसमैन थे, जितने भी ट्रांसपेरेंट डेवलपर थे, रियल एस्टेट प्लेयर थे, उन्होंने बहुत इजीली इनको एक्सेप्ट किया। वो एनीवेज सिस्टम लाइक कंपल्शन नहीं था, बट वही नॉर्म्स, वही रूल्स वो फॉलो करते थे। रेरा क्या बोलता है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट की फंड है वो प्रोजेक्ट में ही यूटिलाइज होनी चाहिए, वो फंड दूसरे प्रोजेक्ट में या प्रमोटर अपने घर पे लेके नहीं जा सकता। सो जो जेन्युइन डेवलपर थे वो एनीवेज वो फॉलो करते थे, और ऐसे लोगों ने उनको रेरा को बहुत इजीली एक्सेप्ट किया। सिमिलर वे ये रजिस्ट्रेशन अगर पूरा ऑनलाइन हो जाता है, तो जितने भी जेन्युइन रियल एस्टेट प्लेयर्स है या जेन्युइन सेलर है, अगर रियल एस्टेट प्लेयर को छोड़ के भी, उनको इसमें कोई तकलीफ होगी ही नहीं। वो इजीली इनको अडॉप्ट कर पाएंगे, बिकॉज उनको गलत करना नहीं है। जब नियत साफ हो तो फिर सही चीजें एक्सेप्ट करने में इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब नीयत साफ हो तो सही चीज़ को एक्सेप्ट करने में इंसान को कभी भी जो है कोई परेशानी नहीं होती है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया जय जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को इस नए कानून के बारे में जो है बहुत अच्छे से समझाया। फिलहाल तो ये बिल के तौर पर है, लेकिन लोगों के सजेशंस जो है वो मांगे जा रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है इस बिल को जो लाया जा रहा है वो इसीलिए लेकर आया जा रहा है कि इससे जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, और जो डिले अब तक हम देखते आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्री में रहता है, वो डिले जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जय जी आपका। थैंक यू वेरी मच। तो याद ये रखिए कि ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 जो है वो सिर्फ एक नया कानून नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इससे न सिर्फ आपकी जिंदगी आसान होगी, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा का एक नया युग आएगा, जो हम सबकी जिंदगी को आसान करेगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी जंक्शन में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबका हमारे साथ बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।